हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बैंड थ्योरी पे डिस्कशन कर रहे थे और बैंड थ्योरी में हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में। बैंड थ्योरी में हमने सीखा था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बैंड: कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड बैंड गैप। ठीक है, कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो जो भी सब्सटेंस है उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। जनरली ये मेटल्स के केस में पाया जाता है। वैलेंस बैंड में जनरली दिस इज द बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड हियर और यू कैन से प्रेजेंट हियर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बैंड गैप की, तो बैंड गैप ये डिसाइड करता है कि कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर बनने वाला है या इंसुलेटर बनने वाला है या सेमीकंडक्टर बनने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ बैंड गैप में, जीरो बैंड गैप है, कोई भी बैंड गैप ना हो। कोई भी बैंड गैप ना होने का मतलब या तो जो दो बैंड्स हैं वो पास पास रखे होंगे या तो ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ऐसे केस में जो सब्सटेंस है वो कैसे बिहेव करेगा एज अ कंडक्टर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे वो कंडक्शन बैंड में बड़े आराम से जा सकते हैं, क्योंकि कोई गैप नहीं है या ऑलरेडी पार्शियल ओवरलैपिंग हो रखी है। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक बैंड से दूसरे बैंड में जाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसकी वजह से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमने बोला अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट हैं तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं स्मॉल बैंड गैप की, ठीक है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ठीक है, दे विल बी हैविंग सम गैप बिटवीन देम। ऐसे केस में छोटा सा गैप होगा उनके बीच में, उस गैप को इलेक्ट्रॉन पार कर सकते हैं, बट उसको पार करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी। इसीलिए जो कंडक्टर्स होते हैं, जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, एनर्जी बढ़ाने पे या टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने में, वो प्रोवाइड हो जाती है। वहीं अगर लार्ज बैंड गैप होता है तो हम सभी को पता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने में, जो कि मिलना पॉसिबल नहीं है, और जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन, जो हमारा सब्सटेंस है वो इंसुलेटर बन जाएगा। ठीक है, तो देयर आर डिपेक्शन ऑफ दीज थिंग कि ये हमारा बैंड गैप पहला वाला, जहाँ पे बेटा ये दिस इज पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। ये देखो, कोई भी गैप नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और कंडक्शन शुरू कर सकते हैं। ये वैलेंस बैंड यहाँ तक है, ठीक है, दिस इज द प्लेस ऑफ वैलेंस बैंड, और यहाँ तक कंडक्शन बैंड है, और यहाँ पे दोनों के बीच का ओवरलैप दिख रहा है। आराम से इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। उसके बाद एक बार कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, फिर मेटल के किसी भी पार्ट का इनको एक्सेस मिल जाता है थ्रू आउट द मेटल, ये या थ्रू आउट द सब्सटेंस, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। नाउ दिस इज इंसुलेटर। इंसुलेटर में इसके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, इतना बड़ा गैप होता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है कभी भी इसको पार करके यहाँ नहीं जा सकते। अगर पार करके आप यहाँ भेज भी दोगे तो जितनी एनर्जी आप यहाँ से प्रोवाइड होगी, मतलब एक बार यहाँ पहुंच गया तो जो कंडक्शन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको प्रोवाइड करेंगे, उससे ज्यादा एनर्जी इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में चाहिए होगी। लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए और मिल रही है आपको 4 जूल एनर्जी, तो दैट इज नॉट फिजिबल, कोई करना भी नहीं चाहेगा, बिकॉज निगेटिव वर्क आएगा। और पहली चीज, इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है कि प्रोवाइड कराना ही मुश्किल काम है। और अगर इतनी ज्यादा एनर्जी हम इस काम के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, सो दिस इज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी ओनली, नथिंग एल्स। ओके, देन लेट अस टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बीच में क्या होता है बेटा? दिस इज अ वेरी स्मॉल गैप। इस स्मॉल गैप को इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से पार कर सकते हैं, और एक बार इलेक्ट्रॉन्स ने पार कर लिया तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बहुत इजीली मूव कर जाएंगे। और कई बार हम क्या करते हैं, दिस इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कई बार हम उनका कंडक्शन बढ़ाने के लिए एक नया बैंड ऐड कर देते हैं। दैट बैंड इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटी बैंड। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बड़े आराम से, हम इनको एक ब्रिज काइंड ऑफ प्रोवाइड कर देते हैं। बेटा फिगर में शो करने में ये दिख रहा है स्मॉल गैप है, बट इम्प्योरिटी ऐड करने पे गैप और छोटा हो जाता है। ठीक है, फिगर में मेंशन नहीं है, बट इम्प्योरिटी ऐड करने पे गैप और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्शन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। दैट इज व्हाई इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स आर ऑलवेज बेटर देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी जहां से हम अपनी कहानी को आज शुरू करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी, हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल। ठीक है, मेटल में पढ़ लिया था, सॉलिड्स में। नाउ वी आर गोइंग फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। ओके, so next is our conduction of electricity in semiconductors. Okay, so first of thing, what are semiconductors? ठीक है, so I can say those substance which have a small gap between valence band. Okay, those substance which have very small gap between valence band and conduction band. अब यहाँ पे ना जो क्या नाम है, और दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, यहाँ पे टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है,
यहाँ पे टेम्परेचर का रूल कैसे इंपॉर्टेंट है? लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर. How the temperature has an important role. Okay, so temperature का rule important कैसे होगा? Let's suppose you are cooling these semiconductors to absolute zero temperature. Okay, so let's suppose we have three conditions over here. First condition is, ठीक है, कि crystals are cooled to absolute zero temperature. It is not like this. Give me a moment. Yeah, crystal are cooled to absolute zero temperature, or I can say इसी को infer करने के लिए, और temperature is reduced. Temperature is reduced. ऐसे केस में क्या होगा बेटा? ऐसे केस में क्या होगा? जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. एनर्जी डिक्रीज होने से क्या होगा? दे विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द बैंड गैप, और वो बैंड गैप को क्रॉस नहीं कर पाएंगे. ऐसे केस में क्या होगा? ठीक है, दे विल बिहेव लाइक इंसुलेटर्स. दे विल बिहेव लाइक इंसुलेटर्स. भाई अगर इलेक्ट्रॉन गैप, वो क्या नाम है, बैंड गैप आप पार नहीं कर पाओगे तो किसकी तरह बिहेव करोगे? इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करोगे. भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती जब तक आप कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचोगे. कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, पर टेम्परेचर कम कर दिया है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं. टेम्परेचर कम होने से एनर्जी लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि कहीं से एनर्जी उन्हें मिल ही नहीं रही. सेकंड इज कि क्रिस्टल्स आर केप्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर. crystals are kept at normal temperature. अब नॉर्मल टेम्परेचर पे होंगे तब क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर होने पे few of the electrons from, कहां से बेटा? वैलेंस बैंड से, ठीक है, मूव टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड. मूव टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड by overcoming band gap, leaving behind unpaired electrons, leaving behind a few unpaired electron, और पीछे क्या छोड़ देते? थोड़े से unpaired electron. अब क्या होगा? अब दो इलेक्ट्रॉन, अब देखो दो चीजें हैं. पहला फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, पहली चीज मैं बार बार ये जरूर लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि सारे नहीं पहुंचेंगे, ध्यान रखिएगा. फ्यू इलेक्ट्रॉन्स that were thermally excited थर्मली एक्साइटेड का मतलब जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर उसकी हीट पाके वो वहां तक गए हैं. दैट वर थर्मली एक्साइटेड टू कंडक्शन बैंड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. ठीक है, विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. मेजरली हमें इलेक्ट्रिसिटी से डील करना. सेकंड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में छूट गए हैं, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो उसकी वजह से कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए होंगे. भाई पेयर था ये दो लोगों का, एक चला गया, वन इलेक्ट्रॉन आउट, तो अब एक बचा. नाउ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल आल्सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड शेल. सही से लिखो है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, that will also start to, ठीक है, वैलेंस बैंड will also conduct electricity. वो भी क्या करेगा बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. ठीक है, सेकंड थिंग. नाउ थर्ड इज, ठीक है, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड और हायर टेम्परेचर, और एट हायर टेम्परेचर. जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, हायर टेम्परेचर की तरफ ले जाएंगे, तब क्या होगा बेटा? इन दैट केस, ठीक है,
greater number of electron will move towards conduction band. Greater number of electron will move towards conduction band from valence band by overcoming band gap. अब क्या होगा बेटा, since number of electrons are increased in conduction band, ठीक है, हायर कंडक्टिविटी, उसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, सो कंडक्टर्स ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, कंडक्टर सेमी कंडक्टर की मैं बात करता हूँ। ठीक है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सो सेमी कंडक्टर नीचे लिख देता हूँ, सेमी कंडक्टर्स। ओके, yeah, we got it. Basically these are of two types. ठीक है, फर्स्ट इज इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स। ओके, intrinsic or pure semiconductor, and other one is extrinsic or impure semiconductors। ठीक है, एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर फर्दर टू साइड दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से वो दो हिस्से हैं, एक तो होता है, एक क्या होता है बेटा, दैट इज एन टाइप इम्प्योरिटी। ठीक है, देयर आर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, and the other one is p type semiconductor. So one is n type semiconductor and the other is p type semiconductor. Okay, ठीक है, so we will discuss one by one to each of them. First we will discuss about intrinsic or pure semiconductors. Okay, intrinsic or pure semiconductors. Okay, so let us talk about them. Intrinsic or pure semiconductors. So these consist generally, ठीक है, these are generally made up of, these are generally made up of either pure सिलिका और जर्मेनियम, या तो प्योर सिलिका क्रिस्टल्स होंगे या तो प्योर जर्मेनियम के होते हैं। ठीक है, सो कैसे दिखते हैं, लेट्स सपोज दिस इज योर सिलिका। हमको पता है सिलिका और जर्मेनियम में खास बात क्या होती है, ऑल दीज हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, क्योंकि ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम कार्बन फैमिली। सिलिका मेक्स 4 बॉन्ड्स विद अदर सिलिका आइटम। ओके, दिस इज अदर सिलिका आइटम, दिस इज आल्सो अदर सिलिका आइटम, इट विल मेक, ठीक है, this is the overlapping, so this is silica. Now this silica will make again with another silica, right? This will combine with another silica, this will combine with another silica, they will get combined together. Okay, they will be combined with another silica, और ऐसे ही कंडक्टर आपका बन जाता है। ठीक है, another silica, उधर कोई सिलिका होगा, ठीक है, इधर कोई सिलिका होगा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, ये दोनों एक और सिलिका के साथ कनेक्टेड होंगे, ये सिलिका इनके साथ। ओके, सो दिस विल बी लाइक दिस, और ये फर्दर कंटिन्यू करता रहेगा ऐसे, जैसे सिलिका है। ओके, दिस इज हाउ द सेमीकंडक्टर लुक्स लाइक। ओके,
सो दिस इज योर प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। इसी सिलिकॉन को जर्मेनियम से रिप्लेस कर दीजिएगा, दैट विल बिकम योर प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। इनमें क्या होता है, इनमें जो हमने पढ़ा देयर इज अ स्मॉल गैप, ठीक है, जो हमने सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। क्या होती हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज की? देयर विल बी अ स्मॉल बैंड गैप, स्मॉल बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सेकेंड थिंग, there will be a small band gap between valence band and conduction band, ठीक है। conductivity increases at higher temperature, conductivity increases at higher temperature, higher temperature। अब क्या करते हैं, ये जो आपका क्रिस्टल बना है सिलिका का या जर्मेनियम का, इसमें हम ना कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दिस कंडक्टर वी ऐड इम्प्योरिटीज इनटू देम, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ दिस कंडक्टर्स क्या करते हैं बेटा, इनमें इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम इनमें इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं। अब जो इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं वो भी बेटा दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है इम्प्योरिटीज ऑफ थर्ड ग्रुप, इम्प्योरिटीज ऑफ थर्ड ग्रुप। व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड ग्रुप? थर्ड ग्रुप का मतलब, ठीक है, एडिशन ऑफ दो सच एलिमेंट, एडिशन ऑफ सच elements that have 3 electrons in their valence shell, that have 3 electron in their valence shell, ठीक है, जिनके पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन कौन हो सकता है? इट कैन बी एल्युमिनियम और बोरॉन, ठीक है, इनके पास बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सेकंड इज इम्प्योरिटीज ऑफ फिफ्थ ग्रुप आर एडेड, इम्प्योरिटीज ऑफ फिफ्थ ग्रुप। इम्प्योरिटीज ऑफ फिफ्थ ग्रुप से क्या होगा बेटा? इम्प्योरिटीज ऑफ फिफ्थ ग्रुप का मतलब एडिशन ऑफ सच एलिमेंट, ओके, addition of such elements that have 5 electron in their valence shell, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल सबसे अच्छा फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है इसलिए ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है, जो 5 फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटीज हैं। जब थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटीज ऐड करते हो तो जो निकल के आता है दैट कंडक्टर इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। और जब यहाँ ऐड करते हैं तब जब निकल के आता है दैट इज नोन एज एन टाइप सेमी conductors. We will discuss them one by one. Okay, so let us start about p-type semiconductors. So p-type semiconductor में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमने अभी पढ़ा कि प्योर हम सिलिकॉन एटम लिया, या प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल, और प्लस क्या ऐड कर दी? थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी, थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी, थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी। एग्जांपल यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं किसको? बोरॉन को। अब बोरॉन के साथ देखो दिक्कत समझो, इन क्रिस्टल में 4 bonds are made in all the 4 direction, 4 bonds are made in all 4 directions, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? बोरॉन हैज ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैज ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा? since it has only 3 valence electrons, since it has only 3 valence electrons, so it can make only 3 bond, it can make only 3
बॉन्ड्स, तो वन बॉन्ड रिमेन टू बी फॉर्म्ड, एक बॉन्ड तो बनना रह गया, रिमेन टू बी, और वो कैसे बनेगा जो बनना रह गया, अब ये जो बॉन्ड बनना रहेगा, ठीक है, ठीक है, ये क्यों बनना रहेगा, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ बोरॉन एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो क्या होगा, ठीक है। अब सिंस देर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, देर आर large number of atoms present throughout the crystal, atoms present throughout the crystal, पूरे क्रिस्टल में बहुत ढेर सारे एटम है, तो क्या होगा, electrons somewhere from crystal will come, electrons somewhere from crystals will come and complete the vacancy, complete the, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से आएंगे क्रिस्टल में और वैकेंसी कंप्लीट करेंगे, बट इसकी वजह से क्या होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल लीव होल्स, बट बिकॉज ऑफ दिस electron will create positively charged, electron will create vacancies in the crystal, और ये वैकेंसीज कैसे होंगे बेटा, these vacancies will be positively charged, electron will create positively charged vacancies through the crystal, throughout the crystal, और इन वैकेंसीज को क्या कहते हैं, these vacancies are known as holes, इनको हम क्या कहते हैं, holes, positively charged vacancies are known as holes, positively charged vacancies, जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, होल्स, they will leave holes throughout the crystal, उसकी वजह से क्या होगा बेटा, these holes are responsible for the conduction of electricity, these holes are responsible for the conduction, these holes are responsible for the conduction of electricity in p-type semiconductors, ओके। अब ये कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ, लेट्स सपोज दिस वाज द, उस पूरा वही उठा लेते हैं ना, ओके, और लेट्स सपोज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसी किसी को रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, लेट्स सपोज यहाँ पे आपने एक डाल दिया, कौन सा एटम, बोरॉन का, दिस बोरॉन का एटम, तो बोरॉन का एटम से क्या होगा, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो तो बोरॉन से बाइंड हो जाएंगे, ये जो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बोरॉन का कहाँ से आएगा, ठीक है, दिस इज फ्रॉम क्रिस्टल, फ्रॉम क्रिस्टल, लेट सपोज वो एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन ने यहाँ से उठाया, कहाँ से उठाया, यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से उठाएगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, दिस वैकेंसी इज कॉल्ड एज होल, जिसकी वैकेंसी इज कॉल्ड एज होल, इस तरह लेट सपोज यहाँ पे बोरॉन से रिप्लेस किया, ठीक है, दो चार जगह रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने बोरॉन से रिप्लेस किया, तो बोरॉन के 8 ये रहे, ठीक है, ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है, दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्रिस्टल, ये जहाँ से भी आया है वहाँ पे लेट सपोज ये कहीं यहाँ से आया था, कहाँ से आया, लेट सपोज ये यहाँ से आया था, यहाँ से, ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन इसका था और एक दूसरे वाले की जगह से इलेक्ट्रॉन आ गया, वहाँ पे एक एक क्रिएट हो गया होल, ये क्या क्रिएट हो गया, दीज आर द होल्स, दीज आर द, ये क्या क्रिएट कर देते हैं, होल्स, होल्स क्या है बेटा, दीज आर पॉजिटिवली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन खोता तो पॉजिटिव चार्ज आता है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज डिफिशियंसीज, डिफिशियंसीज या
वैकेंसीज, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, होल्स। ओके, नाउ दीज होल्स they are responsible for conduction of electricity. These are responsible for conduction of electricity, ठीक है, होल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज ओके, सो दीज आर होल्स। अगला हम बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर की। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या था फिर समझा देता हूँ। प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल था, उसमें हमने थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी इस्तेमाल की। जो प्योर क्रिस्टल होता है उसमें 4 बॉन्ड बने होते हैं चारों डायरेक्शन में, जो कि आपने देखा था यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द 4 बॉन्ड इन ऑल द 4 डायरेक्शन। बट यहाँ पे बोरॉन के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड ही बना सकता है, एक बॉन्ड अभी भी रह गया है। इस एक बॉन्ड को बनाने के लिए क्यों रह गया, क्योंकि देयर वाज ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द बोरॉन एटम। इसके पास 3 ही थे, 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट एक इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है, कमी है, ठीक है। तो अब क्योंकि क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएंगे रिप्लेस करने, ठीक है। तो रिप्लेस करके आएंगे, तो जहां से भी आएंगे वहां पे क्या क्रिएट करेंगे, वैकेंसी। दीज वैकेंसीज आर नोन एज होल्स, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन के जाने पे कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स। यही होल रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आर नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ लेट अस लुक अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो व्हाट विल यू गेट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सो ओवरऑल जो स्ट्रेट अवे होगा उसमें क्या होगा, वी विल हैव जर्मेनियम या सिलिकॉन दैट इज प्योर, प्लस वी विल ऐड फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी। फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी अपने केस में हम क्या लेके चलते हैं, लेट सपोज वी आर टेकिंग फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस एज इम्प्योरिटी, फॉस्फोरस एज इम्प्योरिटी। अब फॉस्फोरस को एज ए इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या फायदा होता है, देखो फॉस्फोरस हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। Out of this 4 electrons are required for bond formation in the crystal, for bond formation in the crystal. 1 electrons remain in excess, ठीक है, एंड एक इलेक्ट्रॉन क्या है, remain in excess since in crystal, ठीक है, since crystal will be having large number of phosphorus atoms doped as impurity। अब क्रिस्टल में बहुत सारे फॉस्फोरस एटम्स होंगे जो एज इम्प्योरिटी इसमें डोप किए गए हैं। अब उससे क्या होगा, जब इतने सारे फॉस्फोरस एटम एज इम्प्योरिटी डोप किए हुए हैं, तो क्रिस्टल विल बी हैविंग, ठीक है, क्रिस्टल विल बी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्रिस्टल विल बी हैविंग large number of free electrons, large number of free excess electrons, free excess electron। और ये जो free excess electron है, these are only going to be responsible for the conduction of electricity, responsible for the conduction of electricity throughout the crystal, throughout the crystals। okay, so how will we tackle, कैसे दिखाएंगे इसको। so let's suppose we have again the same scenario, give me a moment please। okay, so we have this, now let's suppose हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पे फॉस्फोरस, ठीक है, एक ये और एक यहाँ पे। okay, so these 3 places we are putting phosphorus atom, this is phosphorus, this is phosphorus, this is phosphorus। अब क्या होगा, ये फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये जो
इंटरस्टिशियल साइट है, यहाँ पे बैठ जाएगा लेट सपोज, ठीक है। 1 2 3 4 तो बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइट है यहाँ पे बैठ जाएगा। इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे बैठा देते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ की इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ जाएगा। अगेन 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ की इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ जाएगा। तो ऐसे पूरे क्रिस्टल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू semi conductors. I hope this is clear to you. Okay, so these electrons are responsible for the conduction of electron through semiconductors. चले आगे बच्चे। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर ओवर, बैंड थ्योरी भी हमने देख ली, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में ही। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो बेसिकली जो आपका सॉलिड्स होते हैं, दे कैन बी सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। ओके, क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी डायमैग्नेटिक, diamagnetic, then it can be paramagnetic, it can be ferromagnetic, it can be ferrimagnetic. Okay, and it can be antiferromagnetic, antiferromagnetic। तो सॉलिड्स को इन 5 प्रॉपर्टीज में डिवाइड किया जाता है। ओके, so we'll discuss one by one। okay, so let us start about with the paramagnetic solids first। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? paramagnetic solids। so what are paramagnetic solids? So when there are more than, okay, yeah, so when a substance contains अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब सब्सटेंस के पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, then the substance is called as, when the substance shows a magnetic moment, and the substance shows some magnetic moment, when the substance shows some magnetic moment in presence of magnetic field, in presence of magnetic field। okay, let me write, in presence of magnetic field, these substances are known as paramagnetic substance, magnetic field। okay, such substances are called paramagnetic substance। तो होता क्या नॉर्मली, such substances are called paramagnetic substance, are called paramagnetic substance, paramagnetic substance। okay, they align themselves, they align, the unpaired electron align themselves in one direction, the unpaired electrons align themselves in one direction in presence of magnetic field, align themselves in one direction in presence of magnetic field। For example, okay, this is the direction of, this is spin moment of these unpaired electron, this is the spin moment of these unpaired इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत अलग अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज
in absence of magnetic field. Now लेट्स सपोज आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी और उसके बाद ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर दीज, ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये क्या है ये भी बता दूं। दिस रिप्रेजेंटेशन, ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन्स, ठीक है, ठीक है, क्योंकि दिस क्रिएट, ठीक है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब भी कोई चार्ज बॉडी रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। पहले बस रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेशन था, अब क्या हुआ, ओरिएंटेशन फिक्स हो गया, ठीक है, ओरिएंटेशन इज फिक्स्ड, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन spinning on its axis is aligned in presence of magnetic field, in presence of ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाइन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब एक और चीज, ये जो आप पढ़ के आए हो कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट magnetic field will be calculated by वो कैसे कैलकुलेट होगी, देयर इज अ फार्मूला ऑफ म्यू एम इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2 bm, bm is the Bohr magneton unit, okay, Bohr magneton, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। म्यू एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट, magnetic moment, and what is n, n is the number of unpaired electrons, ठीक है, number of unpaired electrons. So this is all about paramagnetic solid. Next we have diamagnetic solids, okay, अगले हमारे क्या होंगे बच्चा, diamagnetic solids. So let us discuss about diamagnetic solids. तो diamagnetic solid में क्या होता है बेटा, these are the substance which have paired electron, ठीक है, these are the substance which have paired electron and there is no unpaired electron present in them, and there is no unpaired electron present in them. अब होता क्या बेटा, जब कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, whenever there is a paired electron, this one, so this is one paired electron, okay, one paired electron में क्या होता है, ठीक है, both the electron have exactly opposite spin, both the electron have exactly opposite spin due to which they cancel each other's magnetic moment, due to which they cancel each other's magnetic moment, each other's magnetic moment, ठीक है, ड्यू टू विच दे कैंसिल ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो जब स्पिन ही अपोजिट होगी बच्चे इनकी, तो कहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट ये जनरेट कर पाएंगे, ठीक है, जो जितना ये पॉजिटिव में जनरेट करेगा उतना वो निगेटिव में ले जाके कैंसिल आउट कर देगा। इस वजह से क्या होता है, व्हेन दीज सॉलिड्स आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है,
when these solids are placed in external magnetic field, जब इनको बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पैरामैग्नेटिक को रखा था तो क्या हुआ था, अलाइनमेंट हुआ था। पैरामैग्नेटिक को रखा था तो क्या हुआ था, देखो बेटा यहाँ पे हमने पैरामैग्नेटिक को रखा तो अलाइनमेंट हो गया। बट इनको जब हम रखेंगे व्हेन दीस सब्सटेंस आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे वीकली रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड। पहला तो स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक होता है, ठीक है। दे वीकली रिपेल्ड द रिपेल दे वीकली, ओके, दे वीकली रिपेल द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं बेटा, वीकली रिपेल करते हैं, ठीक है, ओके। एग्जांपल NaCl TiO2 ZrO2, ठीक है, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टल, बता दो, है ना। एग्जांपल NaCl, तभी हमने देखा था NaCl का जब क्रिस्टल चला जाता है, कैटेड इफेक्ट आ जाता है तो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है। ZnO2 TiO2 etc, these are the some example of diamagnetic solid. Now next is ferromagnetic solid. ferromagnetic solid कौन होते हैं बेटा, तो हमने डायमैग्नेटिक देख लिया जो वीकली रिपेल करते हैं, पैरामैग्नेटिक देख लिया जो अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, और अट्रैक्ट हो जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, दीज आर द सॉलिड विच आर एक्सट्रीमली यस वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, दीज आर द सॉलिड्स which are very strongly attracted to the external magnetic field, attracted to the external magnetic field, okay. These are the solid which are very strongly attracted to the external, which are very strongly attracted to the external magnetic field, and even they, when we remove, ठीक है, and they do not and they do not and they do not lose their magnetism, and they do not lose their magnetism when external field is removed, and when external field is रिमूव, ठीक है, वो अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करते हैं जब एक्सटर्नल फील्ड रिमूव हो जाती है, देयरफॉर, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, दिस ओके। नेक्स्ट, ठीक है, व्हाई डज दिस हैपन, इट हैपेंस ड्यू टू, ठीक है, इट हैपेंस ड्यू टू spontaneous alignment of, it happens due to spontaneous alignment of magnetic moment, alignment of magnetic moment, okay, due to unpaired electron in same direction, due to unpaired electron in same डायरेक्शन, ठीक है। लेट सपोज किसी सब्सटेंस में बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जैसे D6 अरेंजमेंट, ठीक है, या D5, लेट सपोज, है ना, ऐसा कोई अरेंजमेंट है D5 D6 अरेंजमेंट, तो लेट सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक 3D5 एंड 4s1, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ, ये किसका अरेंजमेंट है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ Mn, सॉरी दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ Cr, ठीक, क्रोमियम का अरेंजमेंट है। तो क्रोमियम के अरेंजमेंट में बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन लाइक दिस will be present there. अब जब when these will be, है ना, put in the external magnetic field, put in external magnetic field, जब बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड में पुट करोगे तो they will be spontaneously arranged, they will be spontaneously, तुरंत ही क्या हो जाएंगे बेटा, अरेंज हो जाएंगे, they will be spontaneously aligned, ठीक है, जिसकी वजह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट बना रहेगा। अब ये तीन डेफिनेशन हो गई, मैं आगे बढ़ने से पहले इन तीनों डेफिनेशन का बेसिक डिफरेंस आपको समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। लेट सपोज तीन हमारे पास है, वन इज डायामैग्नेटिक,
ठीक है। तो डायमैग्नेटिक में क्या हुआ, पहले डिफरेंस समझ लें, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। डायमैग्नेटिक में क्या हुआ कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो वीकली रिपेल करते हैं, उसको क्या करते हैं, वीकली रिपेल कर देते हैं। दे वीकली रिपेल, वो अट्रैक्ट नहीं होते। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो स्पिन मूवमेंट होती नहीं। देन कम्स पैरामैग्नेटिक, फिर कौन आते हैं, फिर आते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है, हमने देखा था, मैं डायग्राम से समझा देता हूँ ना, आसान हो जाएगा मेरे लिए भी, कि दिस वाज द होल स्टोरी। ओके, कंट्रोल एक्स। ओके, दिस इज द होल स्टोरी, कि पहले क्या है, पहले अलाइनमेंट नहीं हुआ है, पहले अलाइनमेंट नहीं हुआ है, सब इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर मूव कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, ये पेड इलेक्ट्रॉन थे बहुत सारे एलिमेंट में, ठीक है, इधर उधर मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई तो वापस से क्या हो गया, अलाइन हो गए। अब मैं कुछ एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। Give me a second. Let us move it here. Okay, next. This is here. ठीक है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हुई, ठीक है, तुरंत ही ये क्या किए, इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया, ठीक है, अलाइन कर लिया। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चली गई, ये वापस से क्या हो गए, डिसअलाइंड हो गए, डिसअलाइंड हो गए। जबकि जो मेरे फेरोमैग्नेटिक होंगे, कौन से बच्चे, फेरोमैग्नेटिक, वहां पे बस यही डिफरेंस नहीं आएगा। फेरो मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, पहले तो कहानी यहाँ तक सेम चलेगी, ठीक है, पहले यहाँ तक कहानी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन एक बार हम मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर लेंगे, उसके बाद भी सेम स्टोरी रहने वाली है, ठीक है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने रिमूव कर ली, ठीक है, इवन, ठीक, यहाँ पे चेंज कर दूं, is aligned even after removing the external magnetic field, even after removing the external, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। वहां पे क्या होगा बेटा, वापस से अगर एब्सेंस हो गया मैग्नेटिक फील्ड की, वापस से, ठीक है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे हुआ क्या बेटा, ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इससे ये हुआ कि जो मैग्नेटिज्म इसमें आया था, सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म आया था, सब्सटेंस विल बिहेव मैग्नेट एज लाइक दिस ओनली, here substance will behave as magnet, here substance will behave as magnet। इस कंडीशन में सब्सटेंस कैसा बिहेव करेगा, एज अ मैग्नेट। यहाँ पे भी क्या होगा, ठीक है, सब्सटेंस विल नॉट बिहेव एज मैग्नेट। यहाँ पे क्या है बेटा, इस कंडीशन में सब्सटेंस विल नॉट बिहेव एज मैग्नेट, सब्सटेंस विल नॉट बिहेव एज मैग्नेट। तो आई होप आपको डिफरेंस दोनों का समझ आ गया होगा, ठीक है, बेसिक बेसिक जो डिफरेंस है। तो फेरोमैग्नेटिक के केस में भी क्या होगा बेटा, ये जो पहला केस है यहाँ पे, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट विल नॉट बिहेव एज मैग्नेट, ओके, बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट it will start behaving like a magnetic, okay, this will start behaving like magnet and this behavior will continue even जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा ले रहे हैं तब भी ये बिहेवियर क्या रहेगा बच्चे, कंटिन्यू रहेगा, दिस बिहेवियर विल नॉट एंड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक में एक बार अलाइनमेंट हो गई तो ये अलाइनमेंट बनी रहेगी, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कहा जाता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, परमानेंटली मैग्नेटाइज, ये डिफरेंस होता है फेरोमैग्नेटिक में और पैरामैग्नेटिक में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे की जो भी चर्चा है, जो दो दो टाइप के बचते हैं, उसके बाद बचा हुआ जो भी हमारा कोर्स में हिस्सा है वो सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।